एडजेक्टिव पूरा खत्म कर, यानी नाउन प्रोनाउन को दो को दिक्कत थी। बोलिए। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में दिक्कत था, एम्फेटिक प्रोनाउन में दिक्कत था और रिफ्लेक्सिव क्या दिक्कत था? मतलब वो समझे नहीं क्योंकि सर उस दिन हमने आए रिफ्लेक्सिव में दिन में नहीं आया था और एम्फेटिक में जो दोनों एक साथ रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक। चलिए ठीक है। माई सेल्फ आवर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक में माई सेल्फ आवर सेल्फ का प्रयोग होता है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए जब तक वो सब नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन बता, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बता। रिफ्लेक्सिव में था क्या, माई सेल्फ आवर सेल्फ को ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। सिर्फ उसमें क्या था कि जब उसमें खुद कर्ता पर जोर पड़ता है, वही काम जब कर्ता पर पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव में कहते हैं। जब कर्ता पर पड़ता है, जैसे इसका डिफिनेशन हम बताए थे कि द प्रोनाउन माई सेल्फ, सुनिए, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself, and themselves are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back upon to the subject। यानी फिर अगर घूम करके कर्ता पर ही आ जाता है, जो काम अगर जो क्रिया उसमें हो रही है वही अगर खुद कर्ता पर घटित हो जाता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। herself, ourself जब उसमें आ जाएगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। इसमें क्या हो रहा है, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, अपने आप में चोट पहुंचा रहे हैं ना। इसमें जो सब्जेक्ट है उसी पर क्रिया घटित हो रही है, बात समझ रहे हैं। तो अगर उसी पर क्रिया घटित होती है तो उसमें जो हर सेल्फ आवर सेल्फ जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन पर क्रिया घटित होती है, ठीक ना, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ। इसमें क्या हो रहा है, मैंने स्वयं बाघ को मारा, बात बुझ रहा है, मैंने स्वयं बाघ को मारा। इसमें क्या है, बाघ पर इस क्रिया घटित हो रही है, खुद पर नहीं, बाघ पर क्रिया घटित हो रही है, इसलिए बाघ यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी माई सेल्फ क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्फेटिक प्रोनाउन। बात समझ गए, दोनों में अंतर समझे है, दोनों सेम चीज, माई सेल्फ आवर सेल्फ दोनों में हो, लेकिन जब वही माई सेल्फ का प्रयोग यदि खुद के लिए किया जाता है, खुद के लिए कोई जब क्रिया होती है वह अगर खुद सब्जेक्ट पर घटित होती है तो ऐसे प्रोनाउन को क्या कहना है, रिफ्लेक्सिव कहना। और जब दूसरे पर कोई चीज पर घटित होती है तो उसको रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। क्लियर है? लेकिन सर हम तो समझ गए डेफिनेशन, लेकिन सर अगर सेंटेंस में रहेगा तो कैसे उसको कहना, सेंटेंस में कैसे रहेगा तो उसका मीनिंग जानेगा। जैसे कि अभी तुरंत बताया कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, इसमें क्या है, मैं स्वयं बाघ को मारा, मैं स्वयं बाघ को मारने का काम किसको हुआ, बाघ को हुआ। किए हैं खुद, लेकिन खुद पर घटित नहीं हुआ, बाघ पर घटित हो रहा, इसलिए बाघ तब ये माई सेल्फ क्या हो जाएगा, एम्फेटिक हो जाएगा। माई सेल्फ क्या हो जाएगा, एम्फेटिक। अब समझ में आ रहा है, उसका मीनिंग समझिए। उसके बाद दूसरा देखिए, वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्व्स, वी किल्ड, वी मतलब क्या, हम लोग अपने आप यानी अपने से बाघ को मारे, यानी अपने से मारे हैं, लेकिन किसको मारे, बाघ को मारे, अपने पर कुछ नहीं हुआ, खुद अपना इसमें ना हानि है ना लाभ। ऐसे वाक्यों में जब आवर सेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ कुछ रहता है तो उसको हम एम्फेटिक कहेंगे। बाकी बात जो नहीं, अगर खुद पर घटित हो जाता है, खुद पर यदि घटित हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। जैसे शी रिव्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया, उसने अपने आप को बर्बाद किया। इसमें क्या हो रहा है, अपने आप पर हो रहा है काम, जो सब्जेक्ट है उसी पर काम हो रहा है, इसलिए इसमें जो हर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और दिक्कत अब समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए दे ब्लेम्ड देम सेल्व्स, मतलब क्या होगा, वह खुद को दोषी ठहरा, इसमें क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, बताइए, रिफ्लेक्सिव, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाए, क्योंकि इसमें कोई दूसरा चीज पर घटित नहीं हो रहा, खुद पर घटित हो रहा है, उसने खुद को दोषी ठहराया। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, द हॉर्स
हर्ट इटसेल्फ मतलब घोड़ा खुद को चोट पहुंचाए। इसमें सब्जेक्ट पर ही घटित हो रहा, चोट पहुंचाने का काम किसका हो रहा? घोड़ा पर ही हो रहा। घोड़े अपने सब्जेक्ट भी है, तब हर सेल्फ सॉरी इटसेल्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर? इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब क्लियर, डाउट क्लियर हुआ? और बताइए और क्या था डाउट? हो गया। अब बताइएगा कि somebody कौन सा प्रोनाउन? somebody क्वांटिटी भी हो सकता है। somebody अगर वाक्य में रहेगा somebody has stolen my pen, ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ? somebody प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट। somebody has stolen my pen मीनिंग क्या हुआ? किसी ने मेरी कलम चुराई। किसी ने मेरी कलम चुराई, कोई पता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कौन सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो somebody यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। Anybody can beat him, उसे कोई भी पीट सकता है। Anybody यहाँ कौन प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। Anybody कौन प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? Either of you can do, either of you can do, बताइए क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव either of you can do, डिस्ट्रीब्यूटिव आप लोगों में से कोई किसे कर सकता है। मतलब क्या होगा? आइदर यहाँ पर कौन हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सी? प्रोनाउन की एडजेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आइदर ऑफ यू कैन डू ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या लिखा है? Each, either, neither are called distributive pronoun. They are used as pronoun. When each, either and neither are used as pronoun, when each, either and neither are used as pronoun, they are called distributive pronoun. यानी each, either और neither ये तीनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जब इसको प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव में ही कैटेगरी में ही रखा जाता है। ठीक ना? Here is the book, here is the book, here is the book that you lent me, यह वही किताब है जिसे तुमने मुझसे उधार लिया। Here is the book, here is the book that you lent me, यहाँ वही किताब है जिसे तुमने मुझसे उधार लिया। इसमें that, बीच में that आता है, वह कौन सा प्रोनाउन होगा? That demonstrative. that कौन सा प्रोनाउन होता है? इसमें जोड़ने का काम कर रहा है। जोड़ने का काम कर रहा है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कौन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जब कोई भी प्रोनाउन ऐसा है जो जोड़ने का काम करता है, एक वाक्य को हो या फिर एक दो क्या कहते हैं नाउन या प्रोनाउन को अगर जोड़ने का जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें डेट लगा तो ये हो गया वाक्य बोलिए। रिलेटिव। तो सर इसमें लगा हुआ है कि I did not like that woman. I did not like that woman. that woman. इसमें देखिए क्या है, इसमें जोड़ने का काम नहीं कर रहा, इसमें उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया दैट woman, इसलिए दैट और उसके बाद नाउन से पहले लगा, नाउन से पहले लगा है दैट, लगा है ना? नाउन से पहले लगा है तो कौन सी हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। उसमें प्रोनाउन कोई बात ही नहीं, दैट हो गया एडजेक्टिव। समझ रहे? दैट जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, दैट अर्थ देखेंगे कि वहां पर दैट का क्या काम हो रहा है, ये चीज देखेंगे। अगर दैट दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा तब उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट को कह सकते हैं। ठीक है ना? हुज भी कहीं कहीं होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। हुम भी दो वाक्यों को जोड़ने का काम। दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज, यह वही लड़का। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसे लोग सभी प्रशंसा करते हैं। इसमें हुम आ जाता है बीच में, क्या आ जाता है? हुम। तो हुम कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और डाउट हुज बुक इज दिस। अब देखिए इसमें हुज बुक इज दिस, अब यहाँ हुज क्या हो जाए? एडजेक्टिव हो जाए। क्योंकि क्योंकि नाउन के
पहले आया, नाउन के पहले कौन एडजेक्टिव होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। कौन एडजेक्टिव होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। समझ रहे हैं ना? विच बुक इज योर्स, इसमें विच क्या? विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्योंकि बुक के पहले आया है तो 100% एडजेक्टिव होगा। अब एडजेक्टिव में कौन एडजेक्टिव होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। विच बुक इज योर्स, सुन रहा है ना? इसमें फिर योर्स भी ना है, एडजेक्टिव नहीं ना, योर्स एडजेक्टिव है, आप ही लिखा है। विच बुक इज योर्स, आप ही लिखा है सर। कौन सा बुक तुम्हारा, कौन सा बुक तुम्हारा। यहाँ पर जो है योर्स भी सर इसमें है, योर्स प्रोनाउन हो जाए, एडजेक्टिव नहीं हो। सर इसमें आप कारण कि एडजेक्टिव लिखा है इसमें इसी में सर एक दिन प्रोनाउन। सुनिए, अगर योर का प्रयोग कहाँ एडजेक्टिव में होगा? अगर योर के बाद कोई नाउन होगा, योर के बाद कोई नाउन होगा तब उसका प्रयोग हम एडजेक्टिव में करेंगे। क्योंकि योर है, यही में कंफ्यूजन होता है प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव। योर है, योर के बाद यदि कोई नाउन है तब, जैसे योर पेन, योर पेन, योर पेन क्या हो जाएगा? यहाँ पर योर क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, है तो योर। और वही विच इज योर्स है, क्या बोला? नाउन आ गया, इसलिए वो एडजेक्टिव हो जाए। जब भी दिस के बाद यदि अगर नाउन आता है, दिस बुक, दिस बुक, तब यहाँ दिस क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाएगा। है दिस प्रोनाउन, लेकिन नाउन के पहले आया है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आ रहा समझ? हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, इसमें कौन सा प्रोनाउन है? हुज इसमें हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, हुज हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा। हुज क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिस क्या होगा यहाँ पर? दिस क्या होगा? दिस बुक, दिस बुक, ध्यान दीजिए। हुज इज दिस बुक, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? तो आज हम चल रहे हैं आप लोगों को लेकर के भारत की ओर, इसकी ओर भारत। आज हम लोग सीखेंगे भारत। नहीं चलना पड़ेगा, इसमें उसमें पता चलता है, मोबाइल में पता चलता है, उतना दूर नहीं। अब इसको चेंज किया जाए, पहले बड़ा कर लीजिए। आज चलेगा भारत, ठीक है? भारत क्या, भारत मीन्स क्या होता है? क्रिया। जब जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, हंसना रोना। विज्ञान पढ़ना को क्रिया नहीं मानता, समझे कि नहीं? पढ़ना जो है, पढ़ना को विज्ञान क्रिया नहीं मानता। विज्ञान क्रिया उसको मानता है जिसमें कुछ स्थिति परिवर्तन हो, काम उसको मानता है जिसमें कुछ परिवर्तन हो। अगर मान लेते हैं वो बक्सा उठा रहे हैं और बक्सा उठाने के क्रम में वो बक्सा हमसे नहीं उठा, काम नहीं हुआ विज्ञान के हिसाब से। लेकिन यहाँ इंग्लिश ग्रामर के अनुसार रीड, पढ़ना भी है, वो भी एक क्रिया है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, मतलब साइंस कहता है विस्थापन नहीं। हाँ, उसमें अगर स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ तो वह काम नहीं माना जाएगा, वह काम नहीं माना जाए। लेकिन इंग्लिश ग्रामर कह रहा है कि यदि आप पढ़ते भी हैं तो पढ़ना भी एक क्रिया है, सोचते हैं तो भी एक क्रिया है, थिंक भी एक वर्ब होता है। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग वही वर्ब पढ़ेंगे कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखा जाएगा द वर्ब इज ए वर्ड पता चल रहा है? A verb is a word which denotes क्या हुआ?
एन एक्शन, पोसेशन, सर पोजीशन में तो अधिकार होता है ना। हाँ, रिलेशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ध्यान दीजिए, ए वर्ब इज ए वर्ड, डिफिनेशन पर ध्यान दीजिए। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, एक्शन मतलब कार्य, पोसेशन अधिकार, रिलेशन संबंध, और ए स्टेट ऑफ बीइंग किसी वस्तु की अवस्था, कोई चीज की अवस्था जब दर्शाती है उसको हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि एक कार्य, अधिकार, संबंध और अवस्था को दर्शाती है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक कार्य को दर्शाती है, अधिकार को दर्शाती है, या फिर संबंध को दर्शाती है और उसके अवस्था को भी दर्शाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लाभ, लाभ, लाभ क्या है? एक्शन, वर्ब है ना, एक्शन कार्य हुआ। हंसना भी एक कार्य है, वर्ब के कैटेगरी में रखा गया। ईट, गो, कम, स्लीप, ये सब क्या है? वो वर्ब है। क्या है? वर्ब। समझ रहे हैं? वर्ब है। अब वर्ब का भी 5 गो रूप होता है। सब जगह जाता है तो एक के रूप में नहीं जाता है। अगर टेंस वॉइस में अगर लेते हैं इसको तो सबका अलग V1, V2, V3, V4, V5, 5 गो रूप इसका होता है। 5 गो रूप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबका अपना अपना रूप होता है। समझ रहे हो? V4 में ING का प्रयोग होता है, V5 में S या ES का प्रयोग होता है, और V2, V3 जो होता है कोई कोई वर्ड का सेम होता है, कोई वर्ड का सेम होता है, लेकिन कुछ वर्ड का अलग अलग भी होता है। जैसे इट का V2 होता है 8 और V3 होता है 10, तो दोनों अलग हुआ ना, इट 8 इटेन हो जाता है। जब और रीड का तीनों एक ही हो जाता है, कट का कट ही रह जाता है। इसी तरह जो है 3 गो, ये 3 जो है 3 मुख्य रूप से क्या करना होता है? याद करना होता है। बाकी 2 गो में ING, एगो V4 में ING लगाइए और V5 में S या ES लगाइए, S या ES लगाइए, V5 बन जाए। लेकिन यहाँ पर 3 जो V1, V2, V3 जो है इसको आसानी होता है, बहुत हाँ, बहुत वही भी देखिएगा तब तो भाई इसका ये चीज बनता है, ये चीज दिमाग में रहने पर ना। लेकिन इतना है कि सब उसमें इसी तरह एक ही तरह रहता है, उसमें ये चीज देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किसमें क्या होता है। यानी कि आप जैसे वर्क है तो वर्क का वर्कड होता है। यहीं पर रीड देखिए तो रीड रेड रेड ना, रीड रेड रीड, रीड रेड रीड, रीड रेड रीड, यानी कि इसमें तीनों लिखा था RED, लेकिन पढ़ा जाता है कट पढ़ते थे, कट कट कट, उसमें तीनों पढ़ लो जाता है सीधे वही चीज। ये चीज थोड़ा देखने ऑब्जर्व करने का चीज है। एक बार देख लीजिएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि इसमें चेंज होता है, कौन चेंज नहीं होता। जैसे कि एराइज होता है, एराइज एरोज एराइज ना, एराइज एरोज एराइज, ये इसका अलग हो गया, इसमें दूसरा भी अलग हो गया, तीसरा भी अलग हो गया, दोनों अलग हो गया, पहला भी अलग हो गया। पहला तो हो गया V1 तो है ये, लेकिन एराइज एरोज एराइज, इसमें दूसरा है, तेसर है। ये थोड़ा ऑब्जर्व करने की चीज है, सीखने की चीज है, याद करने की चीज है, ठीक ना। ये देखिए, ये लाभ, इट, गो, कम, स्लिप जो होता है ये क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। और वर्ब भी 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब एक मुख्य क्रिया, एक सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इसका 2 पार्ट्स है, काइंड्स है। काइंड, इसको क्या कहना है? काइंड। जैसे कि मेन वर्ब, एक हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंदर पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। मेन वर्ब क्या?
मुख्य रूप से जो है ना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तब मेन वर्ब का जो है मेन वर्ब उसका भेद हो जाता है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। बात समझ रहे हैं? आपसे देखें करेंट क्या था? करेंट मतलब है पहला है इनफिनाइट, फिर है अनफिनाइट, उसके बाद ट्रांजिटिव, उसके बाद मेन, उसके बाद हेल्पिंग, ऐसे करके एक्सिलरी वर्ब और ऐसे करके। अभी जो हमको सीखना होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जब जैसे ही इज रीडिंग अगर कहते हैं उसमें इज अलग हो जाता है और रीडिंग अलग, तो रीडिंग यहाँ पर क्या हो जाता है मेन वर्ब, और इज क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। अभी पहचान करना होगा मेन और हेल्पिंग का, उसके बाद जब मेन हेल्पिंग का पहचान हो जाएगा तब हम चलेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर, ठीक ना? ऐसी करके क्रम से बढ़ेगा। पहले क्या सीखेंगे हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ये इसके अंडर में नहीं आता, मेन वर्ब के अंडर में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसका अपना तरीका। अब मान लीजिए कहेंगे कि ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, इसमें देखिए इज भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब, ठीक है ना? तो दोनों में क्या अंतर है? तो इसकी सहायता ये करता, रीड की सहायता ये कर रहा, इसलिए ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया मेन वर्ब हो गया। समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब समझ। जब मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए कोई क्रिया आती है तो इज आर एम ये सब जो होता है ये क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर कोई आगे कोई वर्ड आ गया, आगे कोई वर्ब आ गया तब, ठीक ना? नहीं तो जैसे कि अब मान लिया जाए कि रहेगा दिस इज ए बॉय, दिस इज ए बॉय, इसमें देखिए इसमें केवल इज एक वर्ड है जो वर्ब, तब इसमें इज हेल्पिंग नहीं होगा, तब ये क्या हो जाएगा मेन हो जाएगा। जब वाक्य में केवल एक वर्ब आता है, जब वाक्य में केवल एक वर्ब आता है तो अपने आप में मुखिया बन जाएगा, वो अपने आप में कह देगा कि हम सबसे होशियार हैं, हम इससे मुखिया है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इज क्या हो जाएगा इज क्या होगा मेन वर्ब होगा, इज क्या हो जाएगा मेन वर्ब। जब वाक्य में केवल एक वर्ब आएगी, जब वाक्य में केवल एक वर्ब आती है तो उसको हम क्या कहेंगे मेन वर्ब होते हैं। क्या कहेंगे मेन वर्ब। अगर दो वाक्य में अगर दो वर्ब आती है या दो से अधिक आती है तो लास्ट में जो वर्ब है, लास्ट में जो वर्ब है उसको मेन वर्ब मानेंगे, बाकी सब इधर का क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि अब कहेंगे ही हैज बीन रीडिंग, देखिए इसमें क्या है ही हैज बीन रीडिंग, इसमें मुख्य मेन वर्ब कौन हुआ रीडिंग हुआ मेन वर्ब, बाकी हैज और बीन ये दोनों क्या जाता है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ये क्या हो गया मेन वर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है मेन वर्ब। समझ में आया? जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आती है तो जो सबसे अंत में जो क्रिया होगी वह क्या होती है मेन वर्ब, और उसके बाद जो बच गया वो सब हेल्पिंग वर्ब है। हैज भी यहाँ हेल्पिंग, बीन भी हेल्पिंग और रीडिंग मेन वर्ब। समझ में आया कि नहीं? तब हम एक सेंटेंस बोलते हैं आई डू नॉट नाउ हाउ टू रीड, इसके आंसर आई डू नॉट नाउ हाउ टू रीड, इसमें कौन सी कहा जाता है? इसमें मेन वर्ब हो गया कौन चीज ये नो नाउ, कारण क्या है रीडिंग लास्ट में आता है। सुनिए ना, हाँ तो उसमें अलग हो जाता है, दोनों वाक्य अलग हो जाता है। इसमें बीच में वो प्रोनाउन आते घुस करके दोनों वाक्य का संबंध स्थापित करता है। लेकिन अगर शुद्ध तौर पर देखा जाए उसको अलग किया जाए तो उसमें क्या होता है अलग अलग दोनों वाक्य। मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है या कैसे पढ़ा जाता है। इसमें क्या है कि दो वाक्य है, दो वाक्य में इसमें काम कौन हो रहा है? दो वाक्य हो रहा है, इसमें मुख्य काम कौन हो रहा है? जानने का काम हो रहा है। कौन सी काम हो रहा है? जानने का काम। इसमें क्या ना हो जाएगा कौन वर्ड मेन वर्ब। समझ गए? कौन वर्ब मेन वर्ब, जो काम उसमें मुख्य हो रहा है। अब देखिए अभी आपने को कहा जो सर ये तो रीड लास्ट में आया, रीड लास्ट में आया लेकिन वो दूसरा सेंटेंस का वाक्य हो गया। हालांकि जोड़ देते हैं बीच में, हाव लगा करके जोड़ देते हैं, लेकिन वो आ जाता है दूसरे सेंटेंस में। इसलिए क्या होगा अलग, अगर उसका मीनिंग करके देखा जाए तो क्या होता है वो एक अलग वाक्य बनता है ना।
इसलिए यहाँ पर मुख्य काम हो रहा है, जड़ने का काम हो रहा है। मुख्य काम क्या हो रहा है? जड़ने का काम हो रहा है, इसलिए नाउ क्या होता है? मेन वर्ब। कौन वर्ब होगा? बाकी सब उसमें जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, अभी तो प्ले लाफ ये सब देख लिया, ये सब कौन चीज बोध कराता है? एक्शन का बोध कराता है, एक्शन का। अब देख लेते हैं हम रिलेशन और पोसेशन का बोध कौन कौन करा रहा है। आई हैव ए कार, जैसे हैव हो गया, आई हैव ए कार, इसमें हैव तो है, कौन चीज है? वर्ब है। हैव क्या है? वर्ब है। कौन वर्ब है? मेन वर्ब है, चूंकि एक ही वर्ब है इसमें। हैव जो हो गया, अब ये किसका ये बोध करा रहा है? ये हैज का एक्शन का बोध करा रहा है कि रिलेशन का बोध करा रहा है कि पोसेशन का बोध करा रहा है? पोसेशन का, क्योंकि अधिकार का बोध करा रहा है। या मेरे पास एक कार है, अधिकार का बोध। यहाँ पर क्या हो जाता है? ये पोसेशन। समझ में आ रहा है? अब देखिए और बता रहा है, the cow has two eyes. The cow has two eyes. इसमें कौन सा वर्ब है? वर्ब वर्ड कौन है इसमें? हैज है। हैज कौन सी है? कौन वर्ब हुआ? कारण क्या है? क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। हैज, हैव, वुड, कुड जो भी हो जाएगा ये सब होता है वर्ब ही। लेकिन यदि उसमें दूसरा वर्ब कोई नहीं आएगा तब यह मेन वर्ब हो जाएगा। दूसरा वर्ब यदि कोई नहीं आता है तो ये मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि जब घर में कोई नहीं रहता है तो अपने आप को मालिक माना जाता है, नहीं माना जाता है। जब घर में अगर कोई नहीं है तो मालिक को हटा देते, अपने आप को मालिक मान लेते हैं। तो वही बात इसमें भी है कि इसमें यदि दूसरा कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब हो जाता है। यदि दूसरा कोई वर्ब इसमें इंक्लूड है, इस सेंटेंस में दूसरा कोई वर्ब इंक्लूड है तो ये क्या हो जाता है? तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर भी हैज कौन सी का काम कर रहा है? पोसेशन का काम कर रहा है। The poor man has no money. The poor man has no money. गरीब व्यक्तियों के पास पैसे नहीं होते हैं। गरीब व्यक्तियों के पास पैसे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ब होगा इसमें? हैज होता है। कौन वर्ब होगा इसमें? हैज होगा। हैज कौन सा वर्ब होगा? मेन वर्ब हो जाएगा। कारण क्या है? इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं, कोई दूसरा वर्ब नहीं है। ये खुद को अपने आप को मालिक साबित कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? ये मेन वर्ब हो जाएगा। कौन वर्ब होगा? मेन वर्ब। ठीक ना? अब हम मेन वर्ब का डिफिनेशन लिखें। मेन वर्ब the verb used alone or together, the verb used alone or together with helping verbs are called with helping verbs are called main verb. Are called main verbs. इसका मीनिंग समझिए। The verb used alone
जो वर्ब अकेला यूज किया जाता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है, ऐसे वर्ब को क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। या तो अकेला यूज होगा तब मेन वर्ब हो जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है उसको मेन वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब में आपको आ जाएगा इज, आर, एम, शुड, कुड, ये सब जो होता है ये सब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, ये सहायता करता है। यदि किस समय? तो जब कोई वर्ब दूसरा वर्ब उसमें नहीं हो, जब दूसरा वर्ब नहीं होगा तब हेल्पिंग वर्ब जो है तब वह हेल्पिंग वर्ब मतलब मेन वर्ब कहलाएगा। हेल्पिंग वर्ब तब क्या कहला जाएगा? मेन वर्ब, जब उसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं है तब। इसमें जैसे एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, एग्जांपल के लिए ही रीड्स, इसमें देखिए एक ही वर्ब, कौन वर्ब है? एक ही कौन वर्ब है? रीड्स। रीड्स क्या कौन सा वर्ब हो जाएगा? रीड्स हो जाएगा मेन वर्ब, एम बी, मेन वर्ब। रीड्स क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। अब जैसे कि ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, इज और रीडिंग दोनों। अब देखिए वर्ब इसमें है इज और रीडिंग दोनों, इज और रीडिंग दोनों वर्ब है, लेकिन मुख्य कौन है इसमें? हेल्पिंग। ये हेल्पिंग, इसका हेल्प कर रहा है, रीडिंग का हेल्प कर रहा है इज, इसलिए इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग हो गया मेन वर्ब, और इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। अभी हम हेल्पिंग नहीं लिखा है और मेन लिखा है। ही विल डू इट, ही विल डू इट। अब देखिए इसमें विल और डू दोनों वर्ब है, लेकिन डू का हेल्प कर रहा है कौन? विल, इसलिए विल क्या हो जाएगा? हेल्पिंग होगा। डू क्या हो जाएगा? मेन वर्ब होगा। डू क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। तो डू को घेरेंगे और नीचे में लिख देंगे एम भी। एग्जांपल लिख लीजिए मेन वर्ब का। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब चलेंगे हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ए हेल्पिंग वर्ब इज वन, ए हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स, one which helps the main verb to form a tense voice mood it is. टेंस वॉइस मूड इत्यादि। टेंस वॉइस के निर्माण में जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि अभी जैसे ही इज रीडिंग लिखे थे, ही इज रीडिंग लिखे थे, ही इज रीडिंग, तो रीडिंग क्या बताए थे? मेन वर्ब। रीडिंग मेन वर्ब होता है, लेकिन इज इसका सहायता कर रही है, क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग, यहाँ पर कौन सा वर्ब हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कुछ मुख्य हेल्पिंग वर्ब का नाम हम यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में। इज, आर, एम, शुड, वुड, विल, शैल,
Has. Has, have, had. Has, have, had. Do, does. Did. Did. Do, does, did. Done. Shall भी लिख दिया, shall भी लिख दिया. Can, could. May, might. Can, could, may, Might. might, Always. must, out, Shout. out, O-U-G-S. out, should लिख दिया, should उड़ गया. Need, dare, need, There. dare, used to, Out to. out to. ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है. अगर वाक्य में अन्य कोई वर्ब नहीं रहे तब, यदि कोई दूसरा वर्ब आ जाता है तब वह अगला वर्ब जो हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, ये तब हेल्पिंग में आ जाता है. ये सब सर मॉडल्स हैं. हाँ, दोनों में काम करता है. मेन भी बन जाता है और हेल्पिंग भी बन जाता है. ठीक ना. जब वाक्य में अगर दूसरा कोई वर्ब, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, इसमें इज क्या हो जाएगा? It. He is a boy. इसमें हो जाएगा help main verb. मेन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि इज ही है वर्ब ना. लेक्सिकल ऑक्सिलरी. जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं Auxiliary verbs. उसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. उसका कोई अर्थ अपना नहीं होता. कम, रीड, ये सब का, रन, ये सब का अपना अपना अर्थ होता है. लेकिन जब इज, आर, एम, इसका कोई अर्थ अपना नहीं होता. इज, आर, एम, शुड, वुड, लिख लिया. वो आपका हो गया लिखा? चार गो से नहीं बचले. चार गो और होगा. इसमें हाँ. होगा. सब्जी को नहीं छोड़ा. सब मिला है 26. हुआ क्या? 22. हाँ. 21 को. बीन नहीं लिखे? बीन. हाँ. बी होगा, बिन होगा, बिगनी होगा. तीन गो तो ही है. बीन नहीं लिखे. सीधा जानेंगे हम वाक्य में जब प्रयोग होगा तो हम जान जाएंगे क्या जो कौन हेल्पिंग है. तो आउट टू और छुटले. आउट तो लिखे, आउट तो नहीं लिखे. ठीक है, वो सब देख लीजिएगा आप. ठीक है ना. मिटा इसको. हाँ, मैनी मच बचा हुआ. हाँ, मैनी और मच. ये सब आगे. पिक आउट द वर्ड्स. अब बताना है आप लोगों को इस सेंटेंस में कौन सा वर्ब प्रयोग किया गया. सेंटेंस में कौन सा वर्ब प्रयोग किया गया, अभी बताइए. ही रीड्स. ही रीड्स.
Reads. इसमें कौन सा वर्ब है? Reads. रीड्स कौन वर्ब हुआ? Main verb. मेन वर्ब। रीड्स कौन हो गया? Main verb. मेन वर्ब। फटाफट बताइएगा। दूसरा ही इज रीडिंग। Is or reading. He Is हो जाएगा helping verb, reading हो जाएगा main verb. इसमें इज क्या होगा? Helping. हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग क्या होगा? Main verb. मेन वर्ब। समझ आ रहा है? आर यू ए डॉक्टर? Are. आर यू ए डॉक्टर? Are. Main verb. आर ए डॉक्टर। तीनों का वर्ब है। Are होगा main verb. इसमें केवल ये वो आर है इसमें वर्ब। यू तो प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है, डॉक्टर नाउन है, वर्ब कहाँ से है? आर इसमें हुआ वर्ब। Main verb. कौन वर्ब? मेन वर्ब। क्योंकि एक ही वर्ब है तो ये क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। कौन वर्ब? मेन वर्ब। अगला है आर यू कमिंग टुडे? बताइए आर यू कमिंग टुडे? Are coming. आर यू कमिंग टुडे? इसमें कम मतलब आना। हुआ आना। ये कमिंग हो गया वर्ब, वो आर हो गया वर्ब। आर यहाँ पर कौन सा वर्ब? Helping. हेल्पिंग वर्ब। कमिंग क्या हो Main गया? verb. मेन वर्ब हो गया। व्हाट कुड बी डन? Could. व्हाट कुड बी I डन? would done. इसमें कौन सा होगा? Could have done. डन हो गया। कौन चीज? Main डन कौन verb. सी होगा? Main. मेन वर्ब। डन कौन सी होगा? Main verb. मेन वर्ब। कुड क्या होगा? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट नो? ही No. डज नॉट नो Do or मतलब do not or होगा इसमें. डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज हो जाएगा इसमें कौन चीज? हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. डज क्या होगा? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। नाउ Main verb. नाउ मेन वर्ब। वह नहीं जानता, ही डज नॉट नो। शी हैड बीन स्लीपिंग। शी हैड बीन स्लीपिंग। द हैड और बीन, हैड और बीन क्या? Helping verb. हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग क्या? स्लीपिंग क्या? Main verb. मेन वर्ब। ही हैड बीन ए डांसर। ही हैड बीन ए डांसर। Had been. हैड बीन कौन चीज? Main verb. हैड और बीन कौन चीज? Main verb. हैड बीन। हैड बीन। हैड यहाँ हो जाता है हेल्पिंग और बीन हो जाएगा मेन, क्योंकि लास्ट में आता है। और किस कौन सी बनने का बोल रहा है? ही हैड बीन ए डॉक्टर। तो बीन हो गया यहाँ पर मेन और हेड हो गया कौन चीज? Had इसमें हो गया helping verb. हेल्पिंग। शी हैड नो मनी। शी हैड नो मनी। Had इसमें मैं. इसमें तो क्यों वर्ब है? कौन? Main verb. Had. हेड। हेड कौन वर्ब हुआ? Main verb. मेन वर्ब। एक्सरसाइज 13 में ये चीज दिया हुआ है। ये 20 को इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसी में से मेन और हेल्पिंग को चुनना। बना करके देखिएगा, कौन नहीं बनता उसके बाद पूछिएगा, तब हम आगे चलेंगे। फटाक से पहुंचाते हैं कहाँ पर? आगे पर।